वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आइंसिस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम विजन की जो मैगजीन आती है 365 मेंस वाली, उसके कुछ महत्व के बारे में बात करेंगे। उससे नोट्स किस तरीके से बनाएं, साथ ही जो है कितने साल की जो है मेंस 365 मैगजीन हमें कवर करनी चाहिए। जनरली इंग्लिश मीडियम के छात्र इसके महत्व को अच्छे तरीके से जानते हैं, थोड़ा सा हिंदी मीडियम के छात्र इसकी इम्पोर्टेंस को कम जानते हैं और वहाँ से कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में थोड़ा उनको कम जानकारी होती है। ठीक है, अब आपने सुना होगा जितने भी टॉपर हैं उनके ज़ुबान पर एक ही ज़रूर होती है, वो है मेंस 365। GF2 और GF3 के लिए वो मेन फोकस करते हैं। विजन की जो मैगजीन होती है मेंस 365। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे GF2 और GF3 में वहाँ पे स्कोर उनका अच्छा होता है। बट PCF के अंदर जनरली क्या होता है, हिंदी मीडियम के छात्रों का वहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, जनरली रिजल्ट डाउन चला जाता है GF2 और GF3 में। ठीक है, क्योंकि वो विजन मेंस 365 की जो मैगजीन है उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुन लेंगे तो डेफिनेटली आपके जो लाइफ में जो मेंस की तैयारी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये बातें जनरली आपके इवन फ्रेंड्स को भी पता होंगी पर वो आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताने वाला हूँ, जिससे आपकी मेंस की तैयारी में जो है बहुत ज़्यादा क्या होगी, मजबूती प्रदान होगी। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो देखिए पहले बात कर लेता हूँ कि किस किस सेक्शन में जो है मैगजीन आती है। अगर देखिए मैं बात करूँ, पहले चीज़ तो जो मेरा सजेशन रहेगा आपको जो है 2021 और 2022 दोनों की जो है मेंस 365 की मैगजीन को एक बार ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से इतनी बड़ी मैगजीन होती है, इतने सारे पेज होते हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैसे समझें। तो पहला चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिलेबस को आपको रखना अपने टेबल पर। ठीक है, पहली चीज़, जब आप UPSC का सिलेबस अपने टेबल पर रखेंगे, ठीक है, उसके साथ ही उसके 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप सामने रखेंगे। ठीक है, सपोज आप विजन की कोई पर्टिकुलर मैगजीन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी का जो है सिलेबस उसको चाहे लिख लें, चाहे वहाँ से कट करके कहीं भी उसको स्टिक कर दें और एक कॉपी बना लें अपनी सिक्योरिटी की। ठीक है, वहाँ आपने सिलेबस लगा दिया। ठीक है, वहाँ पर आपने अपने हाथों से सिक्योरिटी के 4 साल के पेपर जो UPSC ने पूछे हैं 2018, 2019, 2020 और 2021, ठीक है, उसको आपने वहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इससे 2 आइडिया हुआ, सिलेबस का भी पता चल गया आपको और आपके क्वेश्चन का भी पैटर्न पता चला कि क्या किस तरीके के प्रश्न UPSC जो है पूछता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मेंस 365 की मैगजीन से आपको सिलेक्ट करना है लास्ट 2 ईयर्स के। ठीक है, इस तरीके के प्रोसेस फॉलो करेंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे छांटनी है वो मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए क्या क्या मैगजीनें आती हैं। एक देखिए अपडेटेड मटेरियल आया हुआ है। ठीक है, विजन की साइट पे जाएंगे तो आसानी से रिसोर्सेज के अंदर ये आपको मिल जाएगी। पहली चीज़ अच्छी बात यह है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है, तो किसी भी मीडियम के छात्र को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी है, फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, इसके बाद आपका इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशल इशू है, ठीक है, और आपका पॉलिटी है और इकोनॉमिक। ठीक है, तो जनरली आपका इसमें टोटली जो है अगर देखा जाए तो GF2 और GF3 ऑलरेडी कवर हो जाता है। ठीक है, अगर आपने इस पर अच्छे से कमांड कर लिया तो आप सक्षम हो जाएंगे एटलीस्ट GF2 GF3 में आसानी से 100+ स्कोर करने के लिए। ठीक है, बाकी 130+ की जो स्ट्रेटजी चैनल पर मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए। ठीक है, उससे भी 20-30 नंबर आपके और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सारा सेक्शन जनरली आप देखेंगे तो GF2 और GF3 से संबंधित है। सोशल इशू भी आपका निकला हुआ है, तो थोड़ा सा आप इस एस्पेक्ट को भी जो है कवर कर पाएंगे। ठीक है, सोशल इशू वाले मैटर को भी। अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपकी टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 मैगजीन ही होगी 2022 की आपकी जो है आने वाली। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुई आना। ठीक है, मेंस 365 की मैगजीन सितंबर से एग्जाम है UPSC का, तो उसी अकॉर्डिंग वो निकालेगा, तो वो टाइम टू टाइम आती रहेगी। तो उसको टाइम टू टाइम अगर आप हैं जनरली दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। बाकी जो है जो लोग छात्र दिल्ली के अंदर नहीं हैं, चाहे लखनऊ है, प्रयागराज हैं, ठीक है, आपका गोरखपुर है, आगरा है, वहाँ पर जो है वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 8 मैगजीन जो आपकी है इसको आपको फॉलो करना है और अच्छे से फॉलो करना है। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, और जो आपका कंप्यूटर है
देखिए ये कोई आपका नॉर्मल एग्जाम तो है नहीं, यहाँ पर अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो दूसरा वो चीज़ करके आपसे अच्छा नंबर लेके आएगा, ये तो सच्चाई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो बारीक चीज़ें हैं जनरली आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है कंपटीशन में जो है सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस पर भी जो आपका बगल वाला है या आपका रूम पार्टनर है या आपकी बिल्डिंग में कहीं आसपास रह रहा होगा या हॉस्टल में रह रहा होगा, डेफिनेटली वो इन चीज़ों को कर रहा है, ये मत सोचिए कि वो नहीं कर रहा है। वो अपने जो है मेंस के मार्क्स इंप्रूव करने के लिए सारी चीज़ें फॉलो करता है, ये सच्चाई है। और हर टॉपर इस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, बफरते वो इसकी इंपॉर्टेंस को सही तरीके से ना समझा पाए या ना या वो बताना ना चाहे, लेकिन यह है इसकी इंपॉर्टेंस यही है। देखिए फोर्सेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेंस के लिए। अब मेंस के लिए अगर बात करूँ तो मेन फोर्सेस क्या हो सकते हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस पेपर, उसके मॉडल आंसर्स। ठीक है, दूसरा आपका जो है जो मैगजीन्स होती हैं, कंटेंट होते हैं उसमें विजन का। अब इतने सारे कंटेंट इसके अंदर दिए रहते हैं, इतना अगर आप खुद से इकट्ठा करने जाएंगे, गूगल करेंगे तो उसमें समय लगेगा। इसने खुद अथाह सागर कंटेंट दे दिया है। आपकी शब्द सीमा जो है लिखने की जो है शब्द सीमा कितनी है? 150 शब्द है 8 नंबर वाले की, और जो है 12 नंबर वाले की आपकी जो है 200 शब्द है। तो इतना कंटेंट खुद इसने जो है 400 प्लस कंटेंट, ये मिनिमम कंटेंट बता रहा हूँ कि 400 प्लस शब्दों के कंटेंट इसने खुद दे रखे हैं। ठीक है, इसकी पूरी टीम लगी हुई है, तो उसने खुद जब आपके लिए कंटेंट बना दिया है, बस आपको उसमें से छांटना है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब जो है पहली बार कई छात्रों से बात करने पर पता चला कि जो है बगल वाले छात्र ने क्या किया कि जो है उसने जो है जो मेंस की जो टेस्ट होती है उसमें वो सारी लेके आया, अलग अलग जो है कोचिंगों की, चाहे विजन की हो चाहे इनसाइट की हो। ठीक है, फोरम की हो, दृष्टि की हो, सारी मेंस की जो टेस्ट होती हैं उसके प्रिंट आउट जनरली बाहर मिल जाते हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, बाकी और भी चैनलों पे कहीं कहीं PDF भी आपको मिल जाएगी। अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो आपको आसानी से मिल जाता है ये मटेरियल। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो उसको आपको जो है ऑनलाइन कहीं से PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद करना पड़ेगा। कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे आप जुड़िए, डेफिनेटली अगर मुझे कुछ मिलता रहता है मटेरियल तो मैं जल्दी वहाँ पे ये चीज़ें पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया कि लास्ट ईयर के जो है जो मेंस के टेस्ट चल रही थी उसको उठाया और उसमें से इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन छाँट लिए, और वहाँ से उसने PCF के हिसाब से जो है 8 नंबर और आपका जो है 12 नंबर यानी 125 शब्द और 2 शब्दों में उसने क्या किया, वहाँ से जो है नोट्स बना लिया। अब उसमें से क्या हुआ, उससे कई प्रश्न जो है डायरेक्टली आ गए, और इतना अच्छा कंटेंट बना के दे देते हैं। मेंस के नीचे जो मॉडल आंसर होता है उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको छांटनी होती। अब उतना अगर आप खुद इकट्ठा करने जाएंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उतना अच्छा मटेरियल आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं जनरली, यहाँ से लोग जो है मेंस से कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। पता सबको होता है, जनरली कोई बताता नहीं है। मैं जनरली एक एक पॉइंट जो है रियलिटी आपको बता दे रहा हूँ, सच्चाई यही है। यहीं से क्योंकि कोई अपना रिसोर्स को डेवलप नहीं करता है, इन्हीं कंटेंट में से अपने तरीके से ढालना यही प्रवृत्ति है। इसी तरीके से जो है टॉपर्स भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, बाकी छात्र भी कार्य कर रहे हैं जो आपसे बेहतर कर रहे हैं और उनकी रैंक अच्छी आ रही है, FDM बन रहे चाहे IAS बन रहे हैं, उनका भी यही चीज़ है। फोर्स ऑफ कंटेंट यही है मार्केट के अंदर, बस यही है कि उनका यूटिलाइजेशन उनको अच्छे से आ रहा है, वो अच्छे से नोट्स बना ले जा रहे हैं और उसको एग्जाम के अंदर जो आप उन्होंने अपना नोट्स स्ट्रक्चर किया उसको जो है डिलीवर कर दे रहे हैं। बस यही अंतर है आप में और उनमें। तो पहले तो कंटेंट बनाइए। कोई भी एग्जाम हॉल के अंदर नया क्वेश्चन आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि नए क्वेश्चन को टैकल कर दे। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। आपको कहीं कहीं न कहीं मैक्सिमम चीज़ें आपके मॉडल आंसर्स, आपके पॉइंट्स घर से लेकर आपको जाने हैं एग्जाम के अंदर। ये मत सोचिए नया क्वेश्चन आ जाएगा और जो है नया क्वेश्चन अगर बनाने लग जाना, यही मेन रीजन। नए क्वेश्चन आते हैं UPSC के अंदर, आप देखेंगे 50% रिजल्ट, PCS के अंदर 50% रिजल्ट। ठीक है, उसका कारण क्या है? 50% मार्क्स क्यों हो जा रहा है? UPSC के अंदर तो 42-43% भी हो जा रहा है। इसका कारण क्या है? अगर नया क्वेश्चन फॉर्मेट क्रिएट हो रहा है तो नंबर वहाँ मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और कोई भी कुछ भी कह ले, नए क्वेश्चन को टैकल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, और कोई नहीं कर पाता। उसमें मुश्किल से किसी ने दिमाग क्लिक कर गया तो डेफिनेटली आधा एक नंबर पा जाएगा, बाकी कुछ नहीं। मुसोलिनी की जो है एक जो है क्वेश्चन आया था UPSC के अंदर, मुसोलिनी की फॉरेन पॉलिसी। अब इसको कोई नहीं पढ़ के गया था। ठीक है, बट कई छात्रों से बात हुई तो जल्दी जब क्वेश्चन को देखा गया, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा मुसोलिनी वाले को, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो जनरली कई छात्रों का दिमाग वहाँ पर क्लिक नहीं किया, मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया। बट अगर आपने इस सारे कंटेंट को पढ़े हैं, अच्छे से किया है, तो डेफिनेटली अगर आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, एटलीस्ट 2 नंबर तो मिल जाएगा। अब किसी की भी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, जनरली वो चाहता है कि भाई मेरा क्षेत्र बढ़े, यानी एक्सपेंसिव होती है जनरली। अगर वो और उस ज़माने में डेफिनेटली कि मेरे जो विचार हैं वो और भी देशों तक पहले और फैलें, और मैं कहीं न कहीं बाकी देशों पर क्या करूँ, कब्जा करूँ। ठीक है, जो मेरी सोच है उसका इम्पैक्ट और जगह पड़े और सोसाइटी पड़े, ये जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी की जो बेसिक टर्म होते हैं, अगर इन पे भी आप खेल के होते तो आपको 1-1.5 नंबर मिल सकता है। तो ये तो बात हुई जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है, उस पर हम बात करेंगे अलग वीडियो में। तो ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी कंटेंट की, और बहुत ही बारीकियाँ मैंने बता दी हैं
ठीक है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होगा मेंस के लिए, ठीक है। तो ये 8 आपकी, ये हैं 8 आपकी और आने वाली है, टोटल आपकी 16 हो जाएंगी। प्रिंट पेज बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए फ्लेवर्स और क्वेश्चन को सामने रखकर क्योंकि पीसीएस के लिए नोट्स बनाना और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इसको छांट नहीं पाएंगे सही तरीके से तो मुश्किल हो सकता है कि कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। और GF2 GF3 के अंदर इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेकर मैं चीज़ों को समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने IR की एक मैगजीन जो है डाउनलोड की है, उसमें बिम्स्टेक के बारे में एक आर्टिकल दिया हुआ, ठीक है। IR में आपका ये काम आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दी है, ठीक है। हिंदी मीडियम के छात्र डेफिनेटली जो है इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें, आपका स्कोर डेफिनेटली जो है इंप्रूव होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो निकला था मेनली, ये चर्चा में क्यों था, जनरली तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, कट कर दे। मेनली एक्चुअली हुआ क्या था उस समय जो है बिम्स्टेक का जो है जो सचिवालय है उसकी स्थापना के 23 वर्ष पूरे हो गए थे, ठीक है। तो उसने क्या किया था, बिम्स्टेक चार्टर को जो है अंतिम रूप प्रदान कर दिया था, ठीक है। इस वजह से थोड़ा चर्चा में आ गया था ये, ठीक है। तो चार्टर जो इसने जो है अंतिम रूप दिया था, डेफिनेटली इसकी कुछ विशेषताएँ रही होंगी और कुछ समस्याएँ रही होंगी, वो है। बाकी मेन चीज़ जो आपको लेना है वो बिम्स्टेक की एक सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा परफॉर्म की जरूरत नहीं है। अब देखिए बिम्स्टेक का इसने सबसे अच्छा तरीका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसने मैप भी बना दिया। तो बिम्स्टेक के अंदर आपका जो है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और इंडिया, ठीक है। टोटल आपकी होगी 7 कंट्री, ठीक है। अच्छे तरीके से इसने इसको दिखा दिया मैप के माध्यम से, ठीक है। ये भी एक अच्छी चीज़ आप यूज कर सकते हैं। बाकी बिम्स्टेक के बारे में देखें तो इसकी अगर मैं जो है 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से इसका आरंभ हुआ था। तो ये तो शुरुआत हुआ, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, 7 देशों का समूह है, ठीक है। अब इस जो इस समूह बनाया गया इसका मेन मोटिव क्या है भैया, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं इसका मोटिव होगा। तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि भाई बिम्स्टेक जो है आपका 1997 में बना और इसके पीछे का जो उद्देश्य था आर्थिक और आपस में जो है आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को तेजी लेके आना, ठीक है। अगर इसके इंपॉर्टेंस अगर आप दिखाना चाहते हैं इसका रोल क्या है, तो विश्व की जो है 22% आबादी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और $2.8 ट्रिलियन GDP का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। अब इनके सिद्धांत, जनरली जो भी चीज़ बनता है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, ठीक है, कोई भी ग्रुप बन रहा है, तो कोई न कोई इसके पीछे बेसिक सिद्धांत होता है, बेसिक मूल भाव होता है। जिसका मूल भाव क्या है, संस्था जिसके सिद्धांत क्या है, जैसे संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें जो हैं इन पे जनरली जो इसका जो है मेन उद्देश्य है। अब ये आपस में सहयोग किस तरीके करेंगे, किस एरिया में काम करेंगे, ठीक है। तो अगर उसकी बात की जाए तो ये संचार, आतंकवाद का मुकाबला करना, ठीक है, सहित लगभग 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम करेंगे। तो मेन चीज़ें यही होती हैं कि आतंकवाद पे काम करेंगे, ठीक है, संचार पे काम करेंगे, ठीक है। और अगर आप कहीं ऊर्जा है तो मेनली आज भी है, इन्वायरमेंट को लेकर किस तरीके का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो जो पूरा एंगल है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, जितने भी मैंने आपको 6 एंगल बताएं, ये एंगल देने का प्रयास कर देंगे आप, जो है सबसे अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अब भाई बिम्स्टेक तो बन गया। अब क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिया कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, भारत कुछ नुकसान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसने दे दिया भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व। अब देखिए, अब पूरा जाएंगे अगर इसको पूरा लिखने तो इतना नहीं लिखना है आपको, नोट्स के अंदर ये लिख देना सिर्फ 1997, ठीक है, स्थापना, ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र, बैकग्राउंड डाल देंगे, थोड़ा हल्का फील लेंगे, ठीक है। मेन मोटिव लिख देंगे आर्थिक विकास, सामाजिक विकास में तेजी, ठीक है, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है, पॉलिटिकल आपकी जो है स्वतंत्रता, ये सब चीज़ लिख देंगे आप, ठीक है। और मेन चीज़ इसको लिख देंगे 20% जो है पॉपुलेशन और 2.8 ट्रिलियन GDP, बस इतना लिख के आप निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बाकी जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे या टेस्ट देंगे तो उसको कैसे समाहित करना है, इंट्रो कैसे लिखना है, जो मैंने आपको मेन जो है अपने आंसर राइटिंग वाले वीडियो में बताया था, उस तरीके से उसको समाहित बांट देंगे, ठीक है। कई छात्रों की डिमांड भी आ रही है फिर एक मॉडल आंसर देने का प्रयास करें, तो उससे भी काम कर रहा हूँ, एक अच्छा मॉडल आंसर आपको देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए कंटेंट जो आपने यहाँ से ले लिए। बाकी देखिए इतने सारे शब्द दिए हैं, कम से कम 50 से ज़्यादा शब्द इसमें 60, तो इसमें से आपको लेना है जो है 10 से 15 शब्द ले लिया आपने यहाँ से, ठीक है। मैप बना लेंगे, अच्छी बात है। अब भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व क्या है, अब इसमें देखिए आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है। तो मेन हेडिंग आप लिख लेंगे, ठीक है। आर्थिक दिमाग में आप थोड़ा सा कहानी आप इसको जल्दी पढ़े खत्म कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे बंगाल की खाड़ी में एक प्रमुख व्यापार मार्ग है, ठीक है, यहाँ पर आप प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन है, जैसे प्राकृतिक गैस आदि विद्यमान है, ठीक है। तो आर्थिक जनरली आपको पता ही है कि भाई अब इस एरिया में जहाँ पे इसका लोकेशन आप दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो भैया बंगाल पड़ रहा है, तो अब कोई जो है अगर आपका समुद्र है तो वहाँ डेफिनेटली जो है प्राकृतिक संसाधन होंगे, ठीक है। उसका इस्तेमाल कैसे करना, उसमें गैस हो सकती है, ठीक है, और बाकी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आर्थिक
जो है डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे कोई कॉरिडोर डेवलप कर सकते हैं ताकि आपस में जो है इकोनॉमी अच्छे तरीके से हो। तो मोटा मोटे दिमाग में आर्थिक लिख देंगे, उतने से काम चल जाएगा। हेडिंग लगा देंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ छपी रहेगी कि आर्थिक में मुझे ये चीज़ लिखना है, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हल्का सा चाहे तो बंगाल की खाड़ी का जिक्र कर देंगे, बस आप लिखे आर्थिक बंगाल खाड़ी, आपको याद आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। पूरा आपको ये नहीं करना है, पूरा आप लिखने बैठ जाए तो एक पूरा जत्था बन जाएगा, वो काम नहीं करना। दक्षिण एशिया के एकीकरण में तेजी लाना, ठीक है। तो ये तो अपने आप में ही पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर जब ऐसे आप बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे, जब नोट्स आपका बनेगा लिखेंगे भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व, ये बॉक्स में जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक, ठीक है, आर्थिक के अंदर डाल देंगे बिहार बंगाल, उतने से काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे सीधा दक्षिण एशिया के एकीकरण में तेजी लाना, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना अंदर, क्या है क्या करना नहीं है, ठीक है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है अंदर, इतना लिख लेंगे। अब उसके अंदर मेन मोटिव जानते रहिए, जैसे आपको पता है कि फार्क का जो इंपॉर्टेंस है धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। और जब फार्क डाउन जाएगा तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, बिम्स्टेक को थोड़ा उठाने की बात आएगी, ये इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ना, सीधे हेडिंग बन गई है, कुछ नहीं लिखना अंदर। क्या है कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग बन रहा है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो है ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात हो रही है, बिम्स्टेक मोटर वाहन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कलादान वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो एग्जाम्पल के रूप में कलादान जो है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लिख देंगे। पूरा एक्सप्लेन नहीं करना कि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, सब कुछ नहीं, इतना इंपॉर्टेंट दिखानी है आपको, फिर आपको हेडिंग लगानी है और इंपॉर्टेंट लिख देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी पूर्वोत्तर का इससे विकास होगा, ठीक है। म्यांमार में जो है फितवे बंदरगाह आदि जो है वहाँ विकास होगा, ठीक है। पर हल्का सा एग्जाम्पल चाहे दे सकते, चाहे इतने से काम चल जाएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शब्द सीमा, समय जो शब्द सीमा है वो कम है, ठीक है। BRI जो आपका बिल्ड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ठीक है, उसका मुकाबला करने के लिए ये कहीं कहीं आपका तैयार होगा। एक बेनिफिट होगा कि हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंटी काउंटर ऑफ BRI, ठीक है। अगला बात करते हैं ऊर्जा सुरक्षा की, ठीक है। तो म्यांमार के रखाइन तट पर ऊर्जा संबंधी संसाधनों की खोज करने संबंधी, तो यहाँ देखिए मोटा मोटी आर्थिक कारण मिल गया आपको, दक्षिण एशिया में कारण मिल गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट, इतना ही पॉइंट आपके अगर देखेंगे तो आपके 20-25 हो जाएंगे इजीली, ठीक है। अब देखिए बिम्स्टेक के सामने डेफिनेटली अब बना है तो कोई ना कोई चुनौतियाँ होंगी, ठीक है। आगे की राह क्या है, ठीक है। तो अब चुनौतियाँ क्या हैं, आपकी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की इसके अंदर कमी है, ठीक है। क्योंकि अब इसको किस दिखा पाते हैं, शिखर सम्मेलन कम हो रहे हैं आपके। अब अगर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति अच्छी होगी तो सम्मेलन ज़्यादा होने चाहिए। अभी तक इसके कितने हुए, 4 हुए, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी इच्छा शक्ति को कम दिखा रहा है, ठीक है। FTA के संबंध में जो है कुछ अच्छी तेजी से कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई किसी पर्टिकुलर रूपरेखा को नहीं अपना रहा है। क्षेत्रीय जो राजनीति है, ठीक है, उसमें चीन की जो विरोधी धारणा है उसको व्यक्त करने में अनिच्छा दर्शा रहा है, खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चीन का सोच रहे हैं कि यहाँ भी हम कर लें और वहाँ भी कर लें, ठीक है, थोड़ा बना के भी रखें। तो चीन का खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह है क्षेत्रीय जो पॉलिटिकल राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं ये खुल के इच्छा नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और भौतिक अवसंरचना की कमी तो है ही, और मजबूत संस्थागत ढांचे की अभाव है। तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे, पूरा अंदर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेन हेडिंग निकालिए बस, ठीक है, टाइम बचेगा और अच्छे तरीके से। इससे तो आप लिख ही नहीं पाएंगे एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है, कि पूरा अंदर डिटेल में जाएंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, इतने शब्द पूरे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको कई सारे रादर एक पर्टिकुलर चीज़ में आप ज़्यादा लिखें, आप डायमेंशन ज़्यादा दीजिए, डायमेंशन ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगला देखें आगे की राह क्या है, ठीक है। तो जो चिंताएं हैं, पॉलिटिकल चिंताएं हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से टैकल करें। FTA जो आपने रोक के रखा है, FTA में जो है उसको संपन्न कराएं, ठीक है। सदस्यता आधार को बढ़ाना है, जैसे बाकी और भी देश को जोड़ सकते हैं आसपास में देखें तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ठीक है, इनको भी जोड़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा ग्रुप को लंबा करें उस क्षेत्र में, ठीक है। और जो है कंटिन्यूस जो है भौतिक संपर्क बना के रखें, ठीक है। और संरचना पर जनरली जो है जोर दें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दें, ठीक है। अधिक वित्तीय संसाधन को जो है इकट्ठा करें, ठीक है। चाहे जहाँ से आपको फाइनेंस मिल सकता है उसमें फाइनेंस और लाने का प्रयास करें, फाइनेंशियल कमी नहीं होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छे तरीके से विकास कर पाएंगे, ठीक है। और बहुपक्षवाद को प्राथमिकता देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये आप मेन हेडिंग आप ले लेंगे आगे की, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर चार्टर के बारे में स्पेशली पूछता है उसे पूछा करें, तो ये बिम्स्टेक का एक आधार बन गया। बिम्स्टेक क्या है, ठीक है, उसकी भारत के लिए क्या उसका महत्व है, ठीक है, बिम्स्टेक के सामने चुनौतियाँ क्या हैं और आगे की राह क्या है। एक मोटा आपने एक अच्छा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर डेवलप कर लिया। अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ बिम्स्टेक में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले। ये पॉइंट्स आपको निकालना चाहिए। अब इतना बड़ा आप लिख के इसी मैगजीन से रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली लास्ट टाइम में कोई बहुत दिक्कत आने वाली। तो इस तरीके से अब क्या होता है, ये तो होगी मेंस 365 की बात, ठीक है। अब अगली आएगी, हो सकता है बिम्स्टेक का एक आर्टिकल और आ जाए, तो ये नहीं कि आप नया फिर से बनाने जाए बिम्स्टेक पे, एक बना लिया, कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं कहीं से बातचीत के दौरान, डिस्कशन के दौरान, टेस्ट सीरीज में अगर क्वेश्चन आ गया वहाँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए तो उसको भी यहीं पर आपको क्या कर देना, यहीं पर चिपका देना नीचे, ठीक है।
अब चार्टर जो था, चार्टर के जो चार्टर में जो है, जैसे ये बात कर रहा था चार्टर जनरली कि सहयोग संबंधी जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण थोड़ा बनाना है, फ्यूचरिस्टिक जो है अप्रोच किस तरीके से अपनानी है, इसमें इसकी बात हुई थी। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को थोड़ा सा जो है परिभाषित हम करेंगे, किस तरीके का निर्णय ले पाएंगे। पता चला कि आपका डिफिनीशन ही नहीं है कि किस तरह का डिसीजन लेना है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई भी निर्णय हो रहा है, ठीक है, उससे भी आपस में जो है संबंध खराब होता है। और संस्थागत संरचना में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिका व उत्तरदायित्व को स्पष्ट कर आपको जो है करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चार्टर में बातें थी, भाई किसका क्या रोल है, ये तो रोल जो है डिसाइड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब जो है इस चार्टर से आप अच्छाएँ हैं। बाकी समस्याएं तो रहती हैं। समस्याएं क्या हैं, जैसे इसमें व्यापक प्रावधान नहीं है, क्लियरिटी नहीं है भाई किस तरीके से प्रोसेस लेकर चलना है। ठीक है, और घोषणा पत्र जो है परिवर्तित हुए भू राजनीतिक प्रदेश के अनुरूप नहीं है। ठीक है, जो इन्होंने चार्टर बनाया है जिस तरीके का माहौल क्रिएट है उसके अनुरूप नहीं है। तो ये सब छोटी मोटी बातें हो गई चार्टर के बारे में। चार्टर के बारे में नहीं पूछेगा, पूछना बनता है बैकग्राउंड के बारे में, जो मैंने मोटा मैंने बता दिया। आई होप मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आई थिंक आपको इंपॉर्टेंट समझा दिया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं डेफिनेटली, अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपको। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, बहुत ही बारीकियां मैंने बता दी। मेम्स 365 का इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे आपका नुकसान होगा। पहली चीज़, 2 साल की मैगजीन एटलीस्ट आपको कवर करनी है। ठीक है, GF2 GF3 के लिए रामबाण कंटेंट इसके अंदर है, बता दूँ आपको क्लियर कट। ठीक है, और जो है, और मैंने बता दी कितना आपको कवर भी करना। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेके मैंने समझा भी दिया कि मॉडल आंसर कैसे लेना। ठीक है, तो अब जो फोर्सेस आपके हो गए हैं जनरली, जो आप टिक करेंगे फोर्स में, एक आप मेंस 365 की जो मैगजीन है उसको भी अपने फोर्स में लगाएंगे। पहली चीज़, जो लेटेस्ट में मेंस टेस्ट सीरीज हो रही है उसको भी आप लगाएंगे, वहाँ से इंपॉर्टेंट मॉडल आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, और अपने डेली करंट अफेयर्स को भी, ठीक है, इंप्रूव करेंगे। जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस भी आप समझेंगे। ठीक है, जो 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी चीज़ें जो मैगजीन के माध्यम से जो भी आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं, अगर इसकी आप मंथली फॉलो करते हैं, ठीक है, उस पर किस तरीके से कार्य किया जा सकता है उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।